हाँ सॉरी सॉरी, जो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि मैंने आज गलती से वाली व्हाइट शर्ट पहन लिया, मैं चमकता रहूंगा, थोड़ा सा रहूंगा, बचपन से मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। चलिए नमस्कार, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज आखिरी दिन है हमारे इस तरीके के फॉर्मेट का, फिर कल से हम लोग वापस से नॉर्मल फॉर्मेट पे आ जाएंगे, यानी ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन, और फिर सिलेबस को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो आई होप सही बच्चे आ चुके हैं, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करी थी, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस पढ़ना था, जिसमें हमने कन्वेक्स सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन और कन्वेक्स सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद हो कि रिफ्रैक्शन, क्योंकि आज उसकी जरूरत भी पड़ेगी हमें, हमारे फ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस आया था, जो कन्वेक्स सरफेस आया था वो हमारे पास फॉर्मूला आया था, अगर आप सबको याद हो तो n2 माइनस n1 बाय r, n2 बाय v माइनस n1 बाय u, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये हमारे पास कन्वेक्स आज क्लास 3 घंटे का आप लोगों के लिए कनकेव का डायग्राम, मैंने कहा था घर से कमेंट सेक्शन में बोल भी रहे कि उन्होंने ये डेरिवेशन कर भी दी है, बट ऑब्वियसली मैंने आपको ये होमवर्क नहीं दिया था, मैंने कहा था जिसका मन है वो एक बार आओ हम डेरिवेशन करेंगे। फॉर्मेट बिल्कुल दो ट्रायंगल ढूंढ के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद आई और आर निकालना है, फिर स्नेल्स लॉ लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साइन आई को आई साइन आर को आर रखना है, फिर एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू डालनी है अल्फा बीटा गामा फॉर्म में, और फिर उसको tan के टर्म्स में लेके मैथ्स। सिंपल फॉर्मेट है, मैंने ऐसे याद किया हुआ, आगे का फ्लो अपने आप हो जाता है। तो सेम लास्ट क्लास अटेंड की थी, वो डेरिवेशन के सामने खोल के रखेगा क्योंकि एक्जैक्टली सेम डेरिवेशन है। पहले हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल MOC, इन ट्रायंगल MOC, ट्रायंगल MOC में बात करेंगे पहले हम लोग। तो ट्रायंगल MOC में जो बीटा एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और अंदर क्या आई है, पिछली बार आई अल्फा प्लस बीटा, इस बार बीटा अल्फा प्लस आई है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाई है एक्सटीरियर, और यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे बीटा, और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम लोग मान लेंगे। दूसरा ट्रायंगल ढूंढना है, आई होप आपने भी घर पे ऐसे किया होगा कि आपने अगला ट्रायंगल MCI लिया होगा, ट्रायंगल्स के नाम भी इन ट्रायंगल MCI अगर बात करूं, इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल और बीटा और गामा हमारे इंटीरियर एंगल्स है, तो इस बार आ गई है अगेन, यहाँ पे भी हम एक्सटीरियर एंगल और लगाएंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, फॉर्मेट देखो सेम है, स्नेल्स लॉ लगाने के बाद साइन आई को आई साइन आर को आर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ देखिए, एक वार्निंग दी थी अगर आपको याद हो कि जब आप इस आएंगे तो याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ऊपर और किसका नीचे, हमारे पास साइन है अपॉन साइन आर में जहां जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। तो इस बार हम रेयर मीडियम में जा रहे हैं, ऊपर आएगा और n2 नीचे, और मैंने आपको वार्न किया था कि सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं एग्जाम में भी, इवन करवाने के बाद भी, बिकॉज़ ये फ्लो रहता है जिससे कि पूरा का पूरा आंसर बढ़ जाता है। छोटे है तो फिर से मैं साइन आई की बजाय क्या लिख सकता हूं, और साइन आर की बजाय लिख सकता हूं आर, और यहां पे आ जाएगा n1 बाय n2। मैंने साइन आई के बजाय लिख दिया आई और साइन आर के बजाय लिख दिया आर, मैं यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब यहाँ पे आई की जगह हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, और आर की जगह लिख सकते हैं बीटा प्लस, तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा और यहाँ पे बीटा प्लस, है ना, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ गया है n1 और n2, सेम फॉर्मेट चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n2 बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा n1 बीटा प्लस गामा। अब हम क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो मैं साइन आई को अगर आई लिख सकता हूँ तो मैं अल्फा को tan अल्फा भी लिख सकता हूँ, सेम रीजन, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, काफी बच्चे कह रहे हैं कि उनको घर से हो गया, ठीक है। क्या हम डायरेक्ट साइन की जगह tan ले सकते हैं? ले सकते हो, क्या बच जाएंगे, ले सकते हो, पर ध्यान रखना साइन आई की जगह tan आई लोगे तो फिर tan आई में tan अल्फा और बीटा आएगा, बट फिर वो आप आइडेंटिटी नहीं लगा पाओगे, समझे, नहीं ले सकते। सॉरी, ये सवाल पूछा है, किसने पूछा था, ऊपर चला गया नाम, शायद कोई अली अली नाम था, मैं डायरेक्ट नाम भूल गया, लेकिन उसने बोला है क्या मैं साइन आई के बजाय सीधा tan आई ले लूं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? अगर आप tan बीटा माइनस गामा, पर हमें तो tan बीटा माइनस tan गामा चाहिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, समझ गया ना, समझ गया ना, नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे हमारा एंगल बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n1 tan बीटा प्लस tan गामा, प्लस tan गामा। अब यहाँ पे tan बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ mn अपॉन में nc, सेम फॉर्मेट चल रहा है, mn अपॉन में nc, माइनस अल्फा की जगह आएगा mn अपॉन में no, mn अपॉन में no, tan बीटा की जगह फिर से आएगा mn अपॉन में nc, और गामा की जगह आ जाएगा mn अपॉन में ni। mn से mn कट जाएगा, अगला स्टेप क्या होगा बताओ जल्दी से, जब तक मैं लिख रहा हूँ mn कटेगा, अगला स्टेप क्या होगा जल्दी बता दो, mn से mn कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे n2 अपॉन में nc माइनस n2 अपॉन में no। जब तक सारे बच्चे अगला स्टेप लिख दो, क्या करना होगा n1 अपॉन में nc प्लस n1 अपॉन में ni। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, बोलो बोलो, ठीक है ठीक है। रियान जग्गी जी ने सबसे पहले आंसर मेरे हिसाब से और बोला है कि भैया जो पी एन है वो लगभग 0 होगा, तो मैं सी की जगह सी पी, ओ जगह ओपी और एन आई की जगह पी सकता हूं, क्योंकि ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ याद रखना है कि हम अब लिखने जा रहे हैं भाई कि भाई जो पी से लेके एन तक की दूरी है वो बहुत ही छोटी है, तो पी से लेके एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो मैं एन जगह क्या लिख दूंगा, पीसी, एन ओ की जगह लिख दूंगा पीओ, एन सी की जगह पीसी और एन आई की जगह पीआई। तो n2 अपॉन में एन सी की जगह आ जाएगी माइनस n2 अपॉन में एन ओ की जगह आएगा पीओ इज इक्वल टू n1 अपॉन में पीसी प्लस n1 अपॉन में ni की जगह आ जाएगा pi। अब आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ किसी और कारण से कि भैया जो OP है हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो O से लेके P है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, C से लेके P जो है वो हमारे लिए R है, और P से लेके I जो हमारे पास है वो V है। और आप पहले से ही देख लो क्या क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या क्या इसमें नेगेटिव है। हाँ, क्या क्या इसमें पॉजिटिव है, पहले बच्चों ने आंसर दे दिया है अरशद कुमार ने, लेकिन आपको बताना है पहले ही क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है। आओ बाकी जब तक डालते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा n2 PC की जगह मैं लिख दूंगा R, PO की जगह मैं लिख दूंगा U, PC की जगह मैं लिख दूंगा R, और PI की जगह मैं लिख दूंगा B। तो यहाँ पे n2 अपॉन में R माइनस n1 अपॉन में R इज इक्वल टू n1 अपॉन में B प्लस n2 अपॉन में B। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
बिल्कुल सही बात है कि P जो सॉरी V जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे बिकॉज़ R और U दोनों इस तरफ है, लेकिन इमेज जो है वो इधर है, यानी इमेज डिस्टेंस जो है वो हमेशा इस वाले केस में पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। तो साइन कन्वेंशन डल जाएगा भाई, ये जो R है वो भी नेगेटिव है और U जो है वो भी नेगेटिव है। तो अगर R नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 माइनस N2 बाय R, और ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में U। अब अगर आप फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूले में काफी बदलाव आए हैं। हमारा जो फॉर्मूला कन्वेक्स के लिए था वो था N2 माइनस N1 बाय R, लेकिन यहाँ पे आया है N1 माइनस N2 बाय R। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वहाँ पे N2 के नीचे V था, यहाँ पे N1 के नीचे V है, और वहाँ पे N1 के नीचे U था, यहाँ पे N2 के नीचे U है। तो फॉर्मूले में बदलाव आ गया। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ग्लास में रखेंगे कैसे? ये एक अच्छा सवाल है बट अभी का सवाल नहीं है। मैंने बताया था कि हम इन दोनों को एक साथ आज ही यूज करने वाले हैं और लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने वाले हैं, तो आप समझ जाओगे उसमें। हाँ, मैंने आपको ऐसे हिंट दिया था कि अगर एक लाइट रे ऐसे जा रही है तो पहले वो जाती है रेयर से डेंसर, फिर वो जाती है डेंसर से रेयर। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ ही पड़ा हुआ है, लेकिन हम डबल रिफ्लेक्शन के केस में इसका यूज करेंगे, तो वो आप समझ जाओगे, है ना? बेसिक आइडिया हो गया होगा, नहीं तो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं आपने 2 बार V लिख दिया, कहाँ पे? ओह अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने यहाँ पे V लिख दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा N2 बाय U। सॉरी, हाँ यहाँ मैंने ठीक लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला देखने में काइंड ऑफ सेम लग रहा है, बट एक्चुअली में फॉर्मेट वाइज काफी अलग आया है, काफी अलग आया हमारे पास फॉर्मूला। कैसे अलग आया है? सॉरी, कैसे अलग आया बेटा फॉर्मूला? क्योंकि वहाँ पे आया था हमारे पास N2 माइनस N1 बाय R, यहाँ पे आया N1 माइनस N2 बाय R। वहाँ पे N2 बाय V माइनस N1 बाय U था, यहाँ पे N1 के नीचे भी आया। तो ये हमारे पास कनकेव के डेरिवेशन आ गई है और पीछे हमारे पास कन्वेक्स की आई थी। लेकिन हमने ये करा क्यों? क्या ये इंडिविजुअल डेरिवेशंस एग्जाम में आती हैं? तो आंसर है हाँ आती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हम जो करने जा रहे हैं अब अगला, जिसमें हमारे आज का लगभग 45 मिनट्स लग सकते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी डेरिवेशन, उसकी एप्लीकेशंस है, जो है लेंस मेकर फॉर्मूला। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशंस है, जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। जब तक आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई सवाल चल रहा हो डेरिवेशन को लेकर? एक रे से इमेज बन सकती है? देखो नमन ने बोला है कि क्या एक रे से इमेज बन सकती है, तो नमन और बाकी सबको एक आंसर देना चाहूंगा, यहाँ पे एक रे नहीं है। आपने सिर्फ इस वाली रे को देखा है, लेकिन आप ये तो देखो कि प्रिंसिपल एक्सेस भी तो अपने आप में एक रे है। तो एक्चुअली में एक रे येलो वाली और एक प्रिंसिपल एक्सेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे इमेज बन रही है। समझ गए? समझ गए? हाँ, यानी आपको भले दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रे है, बट एक्चुअली में यहाँ पे 2 रेस ली गई हैं। यस यस यस, जो एक प्रिंसिपल एक्सेस है। किसी और के मन में सवाल आ सकता है, मुझे पता है, तो मैंने आंसर दिया। हाँ, ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? और कोई सवाल? इमेज पॉइंट साइज इधर बन रही है, पॉइंट साइज इधर बन रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट साइज इधर बन रही है, हर जगह नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, ठीक है ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार, और बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? लेंस मेकर के नाम से आपको शायद कुछ समझ में आ रहा है। हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला, वो एक ऐसा फॉर्मूला था जो फोकस यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को आपस में रिलेट करता था। लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला से आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? जो आपको इसके नाम से लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। क्या लग रहा है इसके नाम से? लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली में एक फॉर्मूला है जो हमारी मदद करता है एक लेंस को बनाने में। कैसे भाई? देखो इमेजिन करते हैं आपको एक लेंस बनाना है जिसकी एक सर्टेन पावर होनी चाहिए। पावर ऑफ लेंस तो पता है ना? पावर ऑफ लेंस तो पता नहीं, वो भी रिवाइज करा दो भाई। पावर ऑफ लेंस तो पता है ना? पावर ऑफ लेंस पेन में पढ़ा हुआ है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है भाई? पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। याद होगा सभी को, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कब शब्द सबको याद है? तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी कि पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, याद है सबको? इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी? वैसे तो फोकल, हाँ 1 अपॉन एफ, यस यस यस। वैसे तो 1 अपॉन एफ में एफ मीटर में होता है, तो इसकी फोकल लेंथ मीटर इनवर्स होती है। लेकिन इसकी एक और यूनिट भी थी, अगर आपको सबको याद हो, जो कि थी डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते थे। यस, हाँ, इसको बोलते थे डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते थे। यस यस यस, ठीक है। तो हमारे पास पावर ऑफ लेंस आता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, यानी जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती थी उसकी पावर कम होती थी। अब क्योंकि कन्वेक्स की या बाय कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव आती थी। याद करेंगे कन्वेक्स, ये सब 10th का रिवाइज करवा रहा हूं। कन्वेक्स लेंस में पावर पॉजिटिव आती थी, क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती थी। और वहीं पे कनकेव लेंस में, और वहीं पे लेंस में पावर जो है वो नेगेटिव आती थी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी। कनकेव कह लो या बाय कनकेव कह लो, कन्वेक्स कह लो या बाय कन्वेक्स कह लो। तो अब यहाँ पे मैंने पावर क्यों रिवाइज करा? आपको पावर का इस्तेमाल होगा। सुनो, मान लो आपको एक लेंस बनाना है और उस लेंस की एक सर्टेन पावर होनी चाहिए। जैसे अभी आप जिस कैमरे में मुझे देख पा रहे हो, उस कैमरे के आगे लेंस लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे हर एक मोबाइल फोन में जो कैमरा में लेंस होते हैं, किसी लेंस का कुछ, जैसे यहाँ पे 3 कैमरा है, तो 3 कैमरा में हर एक का कुछ ना कुछ काम है। अगर थोड़ा बहुत फोन के बारे में जानते हो तो जैसे इनमें से एक कैमरा जूम के लिए होता है, एक कैमरा पोर्ट्रेट के लिए होता है, मतलब कि बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए, डेप्थ इफेक्ट डालने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। द ओनली पॉइंट इज कि हर एक कैमरा की एक पावर है। और ये जो हम अपने कैमरा मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में लगते हैं लेंसेज, उनकी भी एक सर्टेन पावर होती है। या फिर जो आपने आंखों में, आप में से कुछ बच्चों ने आंखों में चश्मे पहन रखे होंगे, आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है मायोपिया हो, यानी उनकी जो दूर की नजर है वो कमजोर हो, जिसके उन्होंने आंखों में कनकेव लेंस पहना होगा। हम सबने 10th क्लास में ह्यूमन में पढ़ा है। तो आपने जो कनकेव लेंस पहना है, उन सब में आप सभी के कनकेव लेंस की पावर अलग अलग होगी। किसी की -1 डायोप्टर होगी, तो किसी की -0.5 डायोप्टर होगी, तो किसी की -2 डायोप्टर होगी, किसी का बहुत बुरा हाल होगा तो -4 -5 डायोप्टर, -6 डायोप्टर भी हो सकती है। लेकिन वो पावर ऑफ लेंस का पावर, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक लेंस बनाना है जिसकी पावर -5 डायोप्टर हो, तो वो लेंस बनते कैसे हैं? हमने ये सब तो पढ़ लिया था 10th क्लास में कि अगर मुझे एक लेंस बनाना है उसकी पावर होनी चाहिए, लेकिन लेंस बनेगा कैसे? तो वहां पे आपकी हेल्प करेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली में
मदद करता है किसी भी लेंस को बनाने के लिए अगर आपको एक सर्टेन पावर की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि लेंस मेकर फार्मूला बनाया तो लेंस को बनाने के लिए था, लेकिन इसकी और भी एप्लीकेशंस हमें देखने को मिली जो कि आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका नाम लेंस मेकर फार्मूला क्यों? बिकॉज़ इसी फार्मूले की मदद से हर एक लेंस को बनाया जाता है। चाहे वो मोबाइल में लगे हुए कैमरा का लेंस हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में लगा हुआ लेंस हो, चाहे वो हमारे चश्मों में लगा हुआ लेंस हो, चाहे वो कोई भी लेंस हो, उसको एक सर्टेन पावर का बनाना है तो इसी फार्मूले से बनाया जाएगा, चाहे उसे कंप्यूटर बना रहा हो, चाहे उसे कोई इंसान बना रहा हो। ये फार्मूला है क्या? ये फार्मूला है क्या? आओ जरा पढ़ें। हाँ, सब अपनी-अपनी पावर बता दो अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फार्मूला है क्या? तो लेंस मेकर फार्मूला है पावर यानी कि 1/f जो कि पावर भी होता है इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n2/n1 इसको मैं ऐसे लिख देता हूं n2/n1 -1 1/r1 -1/r2। अब n2/n1 को हम ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखते हैं और 1/f को हम पावर भी लिख सकते हैं। तो पावर यानी 1/f इज इक्वल टू इसको मैं nr भी लिख सकता हूं -1 और यहां से आ जाएगा 1/r1 -1/r2। अब यहाँ पे f क्या है आप सभी समझ रहे हैं, जो लेंस आप बना रहे हो उसकी फोकल है और p क्या है उसकी पावर। nr क्या है n2/n1 यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर एयर में रखा हुआ है तो। लेकिन ये r1 r2 क्या है, जब आप एक लेंस बनाते हो तो आप उसमें दो सरफेसेस बनाते हो, चाहे आप वो कन्वेक्स बनाओ, चाहे वो आप कनकेव बनाओ, चाहे आप प्लेन हो कन्वेक्स बनाओ, कोई बनाओ। तो एक सरफेस ये होता है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r1 होगा और इस वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r2 होगा। इस वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r1 होगा और इस वाले का r2 होगा। इस वाले का r1 होगा, अब ये तो प्लेन ही है तो r2 इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब r1 r2 जो है वो हमारे दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लेकिन ये फार्मूला आया कहां से, हमें इसका प्रूव भी करना है और उस डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जिस प्रकार से हमारे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन या इसके न्यूमेरिकल्स हो जाए। हां जी, हां जी। क्या चश्मे की पावर पॉजिटिव नहीं होती? क्या चश्मे की पावर पॉजिटिव नहीं होती? होती है। जिनके पास की नजर कमजोर होती है उनके चश्मे की पावर पॉजिटिव हो जाती है, वो फिर कन्वेक्स पहनते हैं। ठीक है। हां जी, हां जी, हां जी, हां जी। ठीक है। अब अगर ऐसा है, ये फार्मूला कहां से आया, इसकी डेरिवेशन करेंगे प्रॉपर। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन में सारा का सारा खेल डायग्राम का है। इसकी डेरिवेशन में सारा का सारा खेल डायग्राम का है। इसकी डेरिवेशन काफी बड़ी है, मतलब डायग्राम से काफी बड़ा है, तो क्यों ना हम इसको बैक साइड पे बनाएं या फिर इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। ये फार्मूला हमें प्रूव करना है। इसका डायग्राम अगर आपने नहीं समझा तो फिर आप नहीं कुछ भी कर पाओगे। हम लेंस मेकर फार्मूला की डेरिवेशन करने जा रहे हैं यूजिंग बाय कन्वेक्स लेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यही सेम फार्मूला बाय कनकेव से भी किया जा सकता है बट हमें बाय कन्वेक्स से करना है। तो यहाँ पे हम एक कन्वेक्स लेंस जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे और कन्वेक्स लेंस थोड़ा सा जान के बड़ा ड्रॉ करेंगे बिकॉज इस बार हमें चीजें बहुत अलग दिखानी है। तो ये हमारे पास एक लेंस हुआ। अभी तक क्या करते थे हम, एक लेंस जब बनाते थे तो उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाते थे और लाइट की रिफ्रैक्शन ऐसे कराते थे। पर मैंने आपको तब भी बताया था एक्चुअली में तो लेंस के अंदर दो बार रिफ्रैक्शन होता होगा, तो हम इस बार वो दो बार के ही रिफ्रैक्शन से काम चलाएंगे। ठीक है। अब इतना तो आप समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूं कि अंदर पूरा का पूरा ग्लास भरा हुआ है। अभी तक तो हम ऐसे शेड नहीं करते, आपको समझना होगा ना कि अंदर तो पूरा ग्लास भरा हुआ है, तो अंदर पूरा का पूरा एक डेंसर मीडियम, अंदर पूरा का पूरा एक डेंसर मीडियम, ये पूरा एक डेंसर मीडियम है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इस अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 है। n2 है इसका अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। और क्योंकि बाहर अभी हम हवा मान रहे हैं तो n1 और n2 में n2 जो है वो बड़ा है क्योंकि अंदर हम एक डेंसर मीडियम मान रहे हैं, अंदर हम एक डेंसर मीडियम मान रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहां से एक लाइट रे आई, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और यहां से एक लाइट रे आई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O और यहां से एक लाइट रे आई। ठीक है। अब ध्यान सुनना क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, सेंटर तक लाइट ले जाके एक बार रिफ्रैक्शन करते थे, लेकिन इस बार हम दो बार रिफ्रैक्शन करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल, यहां पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल जो कि इस वाली लाइट रे के लिए नॉर्मल है। ठीक है। यहां पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल। ठीक है। अब अगर ये आप प्लीज इस वाले सरफेस को मत देखना, आप सिर्फ इस वाले सरफेस को देखो, इस वाले सरफेस को। तो ये वो सरफेस है जो हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन की थी, एक कन्वेक्स सरफेस की। तो क्या होगा, ये लाइट रे को इधर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था ना, बट लाइट रे जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी, ओहो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। यार ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी मान लो। ठीक है। इसको मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूं। इस लाइट रे को यहां जाना चाहिए था लेकिन ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये जा रही है रेयर से डेंसर, ये जा रही है रेयर से डेंसर। ठीक है। अब एक बड़ा प्यारा सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये सरफेस, मुझे ट्रू या फॉल्स बताना, मुझे ट्रू या फॉल्स बताना, अगर ये वाला सरफेस ना होता, अगर ये वाला सरफेस ना होता तो क्या ये लाइट रे इधर जाके मिलती? अगर ये वाला सरफेस ना होता तो क्या ये लाइट रे यहां जाके मिलती? यस और नो? क्या ये लाइट रे यहां जाके मिलती? यस और नो? अगर ये ना होता तो क्या लाइट रे यहां जाके मिलती? यस और नो? बताओ यार, जल्दी बताओ यार, है ना, बिल्कुल मिलती। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास है इस वाले के लिए C, तो मैं इसको C1 बोल रहा हूं। हाँ यस, अगर ये सरफेस ना होता तो ये लाइट यहां जाके मिलती, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं I0। यानी कि अगर ये सरफेस ना होता तो यहाँ पे इमेज बनती, नहीं बन रही वो अलग बात है, लेकिन यहाँ बनती, तो मैं इसको I नाम नहीं देके I0 नाम दे रहा हूं, I0 नाम दे रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं डाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये सरफेस ना होता तो ये लाइट यहां जाती, बट यहाँ तो सरफेस है और यहाँ पे भी हमें एक नॉर्मल बनाना होगा,
यहाँ पे भी हमें एक नॉर्मल बनाना होगा, इस वाले सरफेस से बनेगा नॉर्मल, और इसका नाम हमारे पास कौन होगा, C2 होगा। इस वाले पॉइंट का नाम हमारे पास C2 होगा, ये इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब अगर ये लाइट रे यहाँ आ रही है और ये नॉर्मल है, तो लाइट को बेंड होना होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये सरफेस ना होता तो ये लाइट रे यहाँ चली जाती, लेकिन ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये सरफेस ना होता तो ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, लेकिन ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बेंड होके यहाँ आ जाएगी, और फाइनल इमेज हमारी आई यहाँ बन जाएगी। क्या प्यारा लगेगा, क्या प्यारा लगेगा। हाँ, तो अभी तक हम सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन करवाते थे, लेकिन अब हमें 2 बार रिफ्रैक्शन करवा के दिखाना है, क्योंकि एक्चुअली में तो ऐसा ही होता है। अब आप सोचो 10th वाले बच्चों को अगर हर डायग्राम ऐसा बनाया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोबारा समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट था, लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, लाइट रे इधर जानी चाहिए थी लेकिन बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। अब ये सरफेस ना होता तो ये लाइट रे यहाँ जाती, बट है तो ये दोबारा बेंड होगी, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे, तो यहाँ पे जाके हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी। डन 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 डन। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा यू है, यहाँ तक कह लो या सेंटर तक कह लो, यहाँ तक कह लो, बिकॉज हम लगभग सेम मानते हैं, ये बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास R2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास V0 है, क्योंकि ये हमारी बीच की इमेज है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास फाइनल V है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये डायग्राम है। अब डायग्राम में अगर हम समझे हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम एक लेंथ मेकर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। अब ये लेंथ बना है, एक सेकंड, ये लेंथ बना है 2 ऐसे सरफेसेस से। अब अगर इमेजिन करो ये 2 ऐसे सरफेस बना हुआ है, अब अगर आप इनको अलग अलग कर दो तो ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, कन्वेक्स, जो अंदर से डेंसर है, और ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, अगर लाइट इधर से आ रही है तो कनकेव, लेकिन ये यहाँ से डेंसर है। तो जो बच्चे ने सवाल पूछा था लास्ट बार कि सर ये अंदर से डेंसर कैसे है, तो ये वाला सरफेस हट गया, लास्ट का आपने बनाया था, ये कन्वेक्स है और यहाँ से डेंसर है। अब यहाँ से लाइट आ रही है तो ये जो सरफेस है ये कनकेव है, लेकिन ये अंदर से डेंसर है। तो इन दोनों को मिला देंगे, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे हम तो पूरा एक लेंस बन जाएगा। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो पूरा का पूरा ये एक लेंस बन जाएगा, पूरा का पूरा ये एक लेंस बन जाएगा। चलो कुछ नामकरण कर देते हैं, आ जाओ। नामकरण बहुत ही वैसे डायग्राम, अच्छा मैं यहाँ पे IR वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, आपको नहीं दिखाना, मैं डायग्राम बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मेसी मतलब रोनाल्डो वाला नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉर कन्वेक्स सरफेस। सबसे पहले कन्वेक्स सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मन में कोई सवाल चल रहा है किसी का? सबसे पहले कन्वेक्स सरफेस के लिए कोई फॉर्मूला लगाएंगे, मन में कोई सवाल चल रहा है? कोई सवाल नहीं? हाँ, नॉर्मल बनाना है तो इससे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल इससे 90 डिग्री पे हो जाएगा। हाँ, कंसीडरेशन लिखनी है बेटा, मैंने आपको फर्स्ट किताब में कहा था कि हर बार कंसीडरेशन नहीं लिखवाऊंगा, इसकी लिखनी है लिख लो, बाद में लिखना बोल देता हूं। लेट अस टेक अ बाइकन्वेक्स लेंस having 2 convex surfaces. First convex surface is having radius of curvature R1, second having radius of curvature R2. If point object O is emerging light and light suffers refraction as shown, then consideration होगी। बेसिक बातें लिखनी होती है बेटा, ठीक है। चलो अब अगर ऐसा है तो पहले कन्वेक्स सरफेस के लिए बात करना है। अच्छा, कन्वेक्स सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या था? कन्वेक्स सरफेस के लिए फॉर्मूला था N2 - N1 by R is equals to N2 by V minus N1 by U। ये तो फॉर्मूला है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। N2 हमारे लिए N2 है, N1 हमारे लिए N1 है, लेकिन R हमारे लिए R1, क्योंकि ये वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे N1 by U तो ठीक है, लेकिन इस वाले सरफेस के लिए इमेज क्या है? इस वाले सरफेस के लिए इमेज I0 है। अगर ये ना होता और सिर्फ ये होता तो इसके लिए जो इमेज है वो I0 है, और I0 की जो दूरी है वो V0 है। I0 की जो दूरी हमने ली है वो V0 की है। अगर ये सरफेस ना होता तो ये जो इमेज बनाता वो I0 बनाता, और I0 की दूरी V0 है। इसको मैंने मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन। अब यही सेम काम मुझे करना है फॉर कनकेव सरफेस, और यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, जो आंसर दे दे वो होशियार बच्चा। यहाँ एक सवाल पूछूंगा, जो आंसर दे दे वो होशियार बच्चा। सुनो, अब कनकेव सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या था? कनकेव के लिए फॉर्मूला था N1 minus N2 by R, N1 by V minus N1 by V minus N2 by U। यहाँ पे उल्टा हो गया था फॉर्मूला, N1 by V minus N2 by U। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो N1 N1 है, N2 N2 है, लेकिन R जो है वो R2 है ना। इस बार इस वाले सरफेस के लिए जो R है वो R2 है, ठीक है। N1 फाइनल इमेज जो है, इसने जो इमेज बनाई है फाइनल, वो तो I है, और उसके लिए इमेज डिस्टेंस है V, सही है। सवाल ये है कि U क्या लूं? सवाल ये है कि U क्या लूं? जो ये बता देगा कि U क्या लूं वो होशियार बच्चा है। ऑब्वियस बात है, वो पहली बार चैप्टर कर रहा है भाई, पहले कभी किया हुआ है तो चीटिंग हो जाएगी। चलो, N1 minus N2 by R2, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। N1 by V, इसके लिए जो फाइनल इमेज है वो तो I है, उसका डिस्टेंस V है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ओके, वेरी नाइस, ठीक है। बहुत अलग अलग बहुत विचित्र आंसर आ रहे हैं, लेकिन 50-60% आंसर बच्चों ने सही भी दिया है, वेरी नाइस। मैं बताऊंगा क्या क्या अलग अलग आंसर भी आ रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, जो गलत आंसर है। एक कह रहा है कि V0 minus V होगा, ये भी गलत है। लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? सुनो, जो सही आंसर है वो है V0। यस, कैसे आओ समझे सर? V0 तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस था, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे बन गया? हाँ, यही तो होता है। आओ जरा समझे कैसे। इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, और इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ ने यहाँ पे लाइट रे फेंकी और यहाँ पे एक पेड़ बन गया, तो ये हमारे लिए इमेज हो गई और ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बोलो, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी वाले मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पे एक और पेड़ बन गया, यहाँ पे एक और पेड़ बन गया,
तो ये तो हो गई इमेज। सवाल सुनना ध्यान से, हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है? हमारे लिए ऑब्जेक्ट 2 है या हमारे लिए ऑब्जेक्ट 1 है? बताओ हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है? हमारे लिए ऑब्जेक्ट 2 है या हमारे लिए ऑब्जेक्ट 1 है? हाँ, यस यस, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट हमारे लिए 2 है। ऑब्जेक्ट हमारे लिए 2 क्यों है? क्योंकि भैया इससे जो लाइट रे निकली है वो यहाँ पे आई है, और हमारे लिए तो भैया जहां से लाइट रे आ रही है हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट वहां है। अगर मैं इधर एक, हाँ सही बोल रहा हूँ, अगर मैं मेरा यहाँ लगा दूंगा और लाइट यहाँ चली जाएगी और यहाँ पे मेरी इमेज बन जाएगी, तो भाई मेरे लिए ऑब्जेक्ट वो थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, मेरे लिए तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो जो फर्स्ट वाले केस की इमेज होती है वो सेकंड वाले केस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। यस, 3 बार हो रहा होगा तो सेकंड वाले के लिए जो इमेज है वो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, थर्ड वाले की इमेज फोर्थ वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो प्लीज आप ये लाल रंग से कहीं पे पॉइंट लिख लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है, खासकर न्यूमेरिकल्स में पॉइंट बहुत काम आएगा, तो लाल रंग से लिख लीजिए। इन द केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, in the case of multiple reflection and refraction, in the case of multiple reflection and refraction, the object distance for second case, the object distance for second case is equals to image distance, sorry ulta bol diya, sorry ulta bol diya. In the case of multiple reflection and refraction, the image distance for second case, sorry, the image distance for second case is equals to, ओहो क्या हो रहा है यार, ओहो मैं बार-बार उल्टा बोल रहा हूं क्या? मैं लिख देता हूं यार, मैं बोलने में ज्यादा गलती कर रहा हूं, सॉरी। मैं यहाँ पे नोट का पॉइंट लिख देता हूँ, सॉरी यार, माय बैड, कान पकड़ के सॉरी। इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड केस, एंड सो ऑन। हाँ कह रहा है सोच लो टाइम है बेटा, तुम खिल्ली उड़ा लो। ओहो हाँ ठीक है कह रहा है सोच लो टाइम है, हाँ ठीक है, लेकिन इसे मैं सोचा लिख देता हूँ। यानी कि जो फर्स्ट वाला इमेज बनाएगा वो सेकंड वाले के लिए ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारे सेकंड वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उसको हमने फर्स्ट वाले केस के इमेज डिस्टेंस के बराबर ही लिख दिया। यानी कि हमने सेकंड वाले केस का जो यू था उसको फर्स्ट वाले केस का वी लिख दिया, समझ गए क्या? और अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन को हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सर लेंस मेकर फार्मूला क्यों नहीं आ रहा अभी तक? आपको करना क्या, आपको इन दोनों को ऐड करना है, उससे हमें मिलेगा लेंस मेकर फार्मूला, और फिर सीखेंगे कि लेंस मेकर फार्मूला लेंस को बनाने में हमारी मदद कैसे करता है और ये किस किस काम आता है। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो बस, ठीक है, काम हो जाएगा। कैसे भाई? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा n2 - n1 / r1, n2 - n1 / r1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा n1 - n2 / r2, n1 - n2 / r2 इज इक्वल टू, इतनी मैथ्स आपको आ चुकी है कि n2/v0 से n2/v0 हो जाएगा कैंसिल, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास n2/v0 माइनस n1/u, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे n1/v माइनस n2/v0, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया है n2 - n1/r1। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी n2 - n1 आ जाए, मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा n2 - n1/r2, ठीक है ना, ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। अब ये तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, n1/v माइनस n1/u। साइन कन्वेंशन आप नहीं डालोगे बिकॉज ये जो फॉर्मूले हमारे पास आए थे ये साइन कन्वेंशन डालने के बाद ही आए थे, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं डालेगा, ये बात भी ध्यान रखना। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n2 - n1, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपको थोड़ी बहुत फील आनी शुरू हो गई होगी। यहाँ से मैं n1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 1/v माइनस 1/u, और आप समझ गए ये कौन है, तो मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला से हमारे पास ये आ गया है 1/f। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n2 - n1, और n1 को मैं दोनों के नीचे यहाँ पे ले जाता हूँ, और यहाँ मेरे पास बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ मेरे पास आ गया 1/v माइनस 1/u, तो ये आ गया मेरे पास 1/f। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। एंड फाइनली अगर मैं n1 को दोनों के नीचे ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1/f, दैट इज पावर इज इक्वल टू, अगर मैं n1 को दोनों के नीचे ले जाऊँ तो n2/n1 माइनस n1/n1 1 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1/r1 माइनस 1/r2। एंड मुबारक हो, ये हमारे पास आ जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको हम 1/f इज इक्वल टू n2/n1 को nr भी लिख सकते हैं माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो भैया ये हमारे पास डेरिवेशन हो जाती है लेंस मेकर फॉर्मूला की, है ना भाई, मुबारक हो। यस, इसकी आ जाती है लेंस मेकर फॉर्मूला की। तो दोबारा समझेंगे भाई। यहाँ पे हमारे पास पहले हमने कन्वेक्स के लिए फॉर्मूला लगाया, फिर हमने कनकेव के लिए फॉर्मूला लगाया। बस जो यहाँ पे समझने वाली मेन बात है वो ये है कि जो इसके लिए इमेज डिस्टेंस थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। फॉर्मूला तो आपको याद ही करना जो मैंने पीछे डिराइव किया था। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ से जब n1 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बच गया, इसको हमने f लिख दिया। n1 चला गया डिवाइड में, तो n2/n1 हमारे लिए r हो गया माइनस 1 आ गया। तो ये हमारे पास दोनों ही फॉर्म है जिनको आपको याद करना है, एक ही बात है, और ये आ चुका है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आपके एग्जाम में एक सवाल उठता है, अगर मेरे एग्जाम में लेंस मेकर फॉर्मूला आया तो क्या मुझे ये वाली दोनों डेरिवेशंस भी पहले करनी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर नहीं, क्योंकि अगर इसकी डेरिवेशन आई, जो कि अब एग्जाम में बहुत कम चांसेस है आने के, बट अगर आती है,
क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले साल भी एक डेरिवेशन आई थी, बट अगर आती भी है तो ये 3 नंबर से ऊपर की तो नहीं आएगी, मुझे तो लगा 2 की आएगी। अगर 3 की भी आई तो भी इतना कंसीडरेशन और इतना बहुत है। 5 नंबर में आएगा 3 नंबर की डेरिवेशन, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल, या ऐसे भी आ सकता है कि 2 नंबर की एक डेरिवेशन और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल और 1 नंबर का कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऑल्दो इस चैप्टर से ऑप्टिक्स से 5 नंबर का सवाल तो पक्का है, चाहे वो रे ऑप्टिक्स से आए, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स से आए। और 5 नंबर में ज्यादातर अगर आप पास्ट ईयर्स देखोगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बट ठीक है, अपने आप में एक इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अगर इस साल डेरिवेशंस आई तो। डन है क्या? ठीक है, ठीक है, डन है। तो ये डेरिवेशन है जो कि आपको याद करनी है, ऑब्वियस बात है, और ये फॉर्मूला भी याद करना। अब ये समझते हैं कि यार ये जो फॉर्मूला है इसको लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों कहते हैं, कैसे काम आता है और इसकी और एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, आ जाओ तो बात करते हैं। और इसकी 3 एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली एप्लीकेशन तो आप समझिएगा लेंस बनाना, उस वो सबसे लेस मजेदार है, बाकी दोनों ही डेरिवेशंस बहुत मजेदार, एप्लीकेशंस बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, पहला जो कि आपको पता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग lenses of required power। कैसे? आओ जरा समझे। देखो ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ा दिया गया था कि अगर आपको मायोपिया है और आप कहां तक का देख पा रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा पावर चाहिए होगा, याद है? नहीं तो आपको याद दिलाता हूं। अगर आपको मायोपिया है और आपको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर का नहीं दिख रहा है, याद करो, तो उस केस में हम क्या करते थे, जो यू लेते थे और वी लेते थे और एफ हमें निकालना होता था। अब जो ऑब्जेक्ट है वो 100 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है और आपको ऑब्जेक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है जहां तक आप बनाना चाहते हो, और आप मायोपिया के केस में कहां का देखना चाहते हो, तो आंसर इनफाइनाइट का। तो यू क्या लिया जाता था, माइनस इनफाइनाइट। ये करना नहीं है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया सिलेबस में नहीं है हमारे, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज। और मान लो आपको 100 सेंटीमीटर के दूर का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम -100 लेते थे और यहाँ से हम फोकल लेंथ निकालते थे 1/f ऐसे करके। तो आप ऐसे फोकल लेंथ निकालोगे तो फोकल लेंथ आपके पास -100 सेंटीमीटर आ जाएगी, जिससे कि आपके पास पावर -1 डायोप्टर आ जाती है। ठीक है, यानी अगर आपको इस बीमारी को ठीक करना, अगर आप 100 सेंटीमीटर के पीछे का नहीं देख पा रहे हो तो एवरेज की बात करें तो आपको 1 डायोप्टर का लेंस चाहिए होगा, माइनस में कनकेव है मतलब। ठीक है, लेकिन वो लेंस बनाएंगे कैसे? प्रोसेस को समझो, प्रोसेस आपसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन पता होना चाहिए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सुनो, तो आप सबसे पहले जाओगे एक डॉक्टर के पास, आजकल तो वैसे ही चश्मे की दुकान पे भी हो जाता है, बट एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना बेहतर रहता है। डॉक्टर के पास जाओगे, आई स्पेशलिस्ट के पास, वो बता देगा कि भैया आपकी आंखें कमजोर है कि नहीं है और आपको कितने पावर का लेंस पहनना होगा। वो मशीन होती है उनके पास, या आजकल जो सस्ते ऑप्टिक शॉप है उनके पास चश्मा लगा होता है, आगे लेंसेज रख के पूछने दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। महंगी जगह पे जाओगे तो मशीन पे आपके मुंह दिखा देते हैं, ऐसे एक घर होता है दूर, ऊपर से बच्चा जा रहा होता है उसके अंदर, सबके अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे पहले पूछते हैं आपसे। ठीक है, आपकी पावर आ गई डॉक्टर, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा फ्रेम चाहिए। अब आप कौन सा फ्रेम लेते हो? आप हैरी पॉटर वाला फ्रेम लेते हो, मतलब गांधी जी वाला कह लो, हैरी पॉटर वाला कह लो, या फिर आप लड़की हो तो आप कैट आई लेते हो, ओ माय गॉड, वाह क्या ड्राइंग है मेरी, ठीक है ना? या फिर आप रणवीर सिंह के फैन हो तो कोई अजीब सा चश्मा लेते हो ऐसे करके, है ना? तो आपको पहले फ्रेम चुनना होगा। फ्रेम चुनना क्यों जरूरी है? बिकॉज फ्रेम से डिसाइड होगा ना कि आपका आर क्या होगा, R1 क्या होगा, R2 क्या होगा। R1 की उसकी बनावट, तो फ्रेम से डिसाइड होगा कि भैया आर क्या रखना होगा। फिर आप अपना लेंस भी चुनते हो, क्या भी चुनते हो? लेंस भी चुनते हो कि भैया मुझे ब्लू रे चाहिए या स्क्रैच प्रूफ चाहिए या अनब्रेकेबल चाहिए, बिकॉज हर एक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आएगा। अगर आप ब्लू रे लोगे तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ फर्क आएगा, अगर आप स्क्रैच प्रूफ लोगे तो एक अलग मटेरियल का बना होगा, उसके ऊपर कोई अलग लेयर आएगी, उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब आपको समझना होगा कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिसाइड कर लिया, फोकल लेंथ यानी पावर आपको पता है, तो R1 R2 को वो इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि रिक्वायर्ड फोकल लेंथ आ जाए। और आप सबने शायद एडवर्टाइजमेंट देखी हो, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा वरना आप कहोगे एडवर्टाइजमेंट करता है, वैसे मैंने इनकी बहुत एडवर्टाइजमेंट की है पैसे लेके, लेकिन आपने देखा होगा शायद कि एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि पहले के जमाने में लोग लेंसेज हाथ से बनाते थे, लेकिन हमारे पास अब मशीनें आ गई हैं जो ज्यादा एक्यूरेट है। तो आज की डेट में भी बहुत सारी जगहों पे लेंसेज हाथ से बन रहे हैं, और हाथ से मतलब उनके पास औजार होते हैं जिसमें वो R1 R2 मैनेज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके फोकल लेंथ बनाते हैं, लेकिन आजकल मशीनें भी आ गई जो करती हैं। तो इस तरीके से एक लेंस को बनाना, और सिर्फ चश्मे की बात नहीं हो रही है, मान लो आप माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप भी लगाते हो, मान लो आप माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप भी बनाना चाहते हो, तो उसमें भी तो एक पावर चाहिए ना। अब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में भी भैया आपको कौन सी टेलीस्कोप चाहिए? आपको चांद देखना है, आपको प्लैनेट देखने हैं, आपको दूसरी गैलेक्सीज देखनी है, तो उसके लिए अलग अलग पावर चाहिए। ऐसे माइक्रोस्कोप भी है, 100x चाहिए, 40x चाहिए, 500x चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग माइक्रोस्कोप है। तो फिर वो अलग अलग रिक्वायरमेंट है जो इसकी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है R1 R2 को वो इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपका रिक्वायर्ड लेंस बन जाएगा। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? अब मान लो आपको आंख में प्लेन हो कनकेव लगाना है, अब R1 ही बचा ना, बिकॉज R2 तो इनफाइनाइट हो गया, प्लेन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होता है। सर अगर दुकान वाले भैया ये सब कैलकुलेट नहीं, दुकान वाले भैया कैलकुलेट नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा कह रहा है अगर दुकान वाले भैया ये सब कैलकुलेट करते हैं तो उनका तो और प्लस हो गया। नहीं नहीं दुकान वाले भैया कैलकुलेट नहीं करते, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो कंप्यूटर साइंस जानते हैं वो कोडिंग इस फॉर्मूले के साथ की जाती है, समझ गए? तो वो ऐसा होता है, उनको उनको कुछ नहीं करना होता है, वो बस फॉर्मूले में डालते हैं उसमें। हाँ हो सकता है पहले के जमाने में लोग हाथ से कैलकुलेट करते हो, मुझे वो तो नहीं पता, ठीक है ना? ठीक है चले, ठीक है, ओके। टेलीस्कोप से गैलेक्सी देख, हाँ बेटा क्यों नहीं देख सकते? अच्छी टेलीस्कोप हो तो क्यों नहीं देख सकते? हाँ, और करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो ब्लैक होल भी देख लोगे। आप सबको पता है हमने टेलीस्कोप्स के मल्टीपल सीरीज से ही तो ब्लैक होल की फोटो खींची है। चांद देखने की क्या मक्खी शर्ट क्या पहन के आ गया तुम समझ ले रहे हो, ठीक है? ये मेजर एप्लीकेशन ही है इसकी, ये यानी लेंस मेकर फार्मूला बनाया इसके लिए गया था, वो तो हमने बाद में देखा कि हम इसकी और एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। यस ये इसकी मेजर एप्लीकेशन है। चलो सेकंड एप्लीकेशन जो मुझे बहुत पसंद है और वो है इट एक्सप्लेन्स इनविजिबिलिटी। वाह, इनविजिबिलिटी, इट एक्सप्लेन्स इनविजिबिलिटी। कैसे? देखो इनविजिबिलिटी क्या होता है, कोई चीज कब इनविजिबल होती है, कोई चीज कब इनविजिबल होती है। कुछ सवाल पूछूंगा, यस और नो में आंसर दो। क्या कभी आपने आपके साथ ऐसा हुआ या आपने देखा है कि किसी शॉपिंग मॉल में या किसी शॉप में या जिम में या कहीं पे भी एक ग्लास लगा हुआ है जो इतना साफ है कि लोगों को दिखाई नहीं और टक्कर हो गई,
होता है ना, देखा होगा आपने, वीडियो देखी होंगी, या आपके साथ ऐसा हुआ होगा, या आपके फैमिली मेंबर के साथ हुआ होगा कि इतना साफ ग्लास है कि वो दिखाई नहीं। तो यहाँ पे वो इनविजिबल सा हो गया, हुआ ही होगा ना, इनविजिबल सा हो गया। या फिर अगर आपने कुछ मैजिशियंस को देखा हो, वो क्या करते हैं, ग्लिसरीन लेते हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी हुआ है ना, हुआ है मेरे साथ आज ही हुआ है। ठीक है, तो मजे ले लो ना। हाँ सुनो, अब अगर मैं बात करूं, एक एनसीईआरटी का सवाल है ना, उसमें भी क्या है, कुछ जादूगर क्या करते हैं, एक ना कंटेनर में बहुत सारा ग्लिसरीन रखते हैं और बोलते हैं कि ना जादुई लिक्विड है। फिर वो क्या करते हैं, कांच के ग्लास को तोड़ते हैं और उसमें डाल देते हैं और कहते हैं कुछ मंत्र मंत्र पढ़ता हूं, ब्रिम ब्रिम ब्रिम, और ऐसे करके हाथ डाल के साबुत कांच का ग्लास निकाल देते हैं। एक्चुअली में लोगों को लगता है, और पर होता क्या है, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो बोरोसिल ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है, 1.4 के आसपास। जब दो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीजें एक दूसरे में आती हैं तो लाइट बेंड नहीं होती है, जो कि अभी हम लेंस मेकर फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे कि जब दो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीजें एक दूसरे में होती हैं तो क्या होता है कि लाइट बेंड नहीं होती, और बेंड नहीं होती है तो हमें लगता है कि वो एक ही है। अब जो कांच आपने लगाया था वो इतना ट्रांसपेरेंट था, उसमें कोई मिट्टी नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, और आप सब जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मॉल्स वगैरह में लगता है 1.2 1.3 के आसपास है, और हवा जो कि डेंसिटी वाइज अगर ज्यादा है तो उसकी भी डेंसिटी 1 1.1 1.05 हो जाती है, और इतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है कि लाइट बहुत कम बेंड होती है, जिसकी वजह से वो दिखता नहीं है आपको। तो इससे साबित होती है इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी कब आती है, जब दो चीजें जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो वो एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि वो एक ही लगती है। तो क्या एक इंसान को इनविजिबल किया जा सकता है, मुझे पता है आप सबके मन में ये सवाल आएगा, पर क्या इंसान को इनविजिबल किया जा सकता है? तो अच्छा, वो कई बच्चे पूछ रहे हैं ग्लास जुड़ा कैसे, देखो लल्लू बच्चे, अबे उसने पहले से ही उसके अंदर एक साबुत कांच का ग्लास रखा हुआ था बे, और वो कांच के टुकड़े डाले उसमें और साबुत का खाली टुकड़े भी अंदर ही है। ये देखो, ये देखो, ये साइंस के बच्चे देख रहे हो। अबे यार, ये साइंस के बच्चे हो, क्या सवाल पूछ रहे हो यार तुम, यार कमाल करते हो। मुझे लगा समझ आ जाएगा, तुम सब तो होशियार बच्चे हो, इसलिए मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। कह रहे सर लेकिन वो सब तो ठीक है, ग्लास जुड़ा कैसे? वाह वाह बेटा वाह। लेकिन क्या इस तरीके से इंसान को इनविजिबल किया जा सकता है? तो यहाँ मुझे चैप्टर याद आता है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। भोली भोली के अलावा ये भी एक चैप्टर अच्छा था, फुटप्रिंट विदाउट फीट में वो ये तो करता है, मैं इसका नाम भूल गया जो भी था उसका नाम, अब नाम मत लगना जो भी था, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपने अपने बॉडी में एक लिक्विड इंजेक्ट कर लेता है और उससे उसकी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है। बट प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? आज तक तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ आपको हर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर करना होगा, आपके ब्लड का भी। और अगर ब्लड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना कम करोगे तो ब्लड की ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ-साथ उसकी मास डेंसिटी भी अफेक्ट होगी और बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपकी हड्डियों की डेंसिटी इतनी कम कैसे करोगे? टिश्यूज, मसल्स, न्यूरॉन्स, उन सब की डेंसिटी भी कम करोगे। और एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ये सवाल बड़ा भयंकर है, आपस में डिस्कस हो सकता है, ये सवाल किसी और से नहीं पूछा जा सकता। अगर आपने 10th क्लास में ह्यूमन आई पढ़ा है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस चैप्टर में फुटप्रिंट विदाउट फीट में वो जो बंदा था, जब वो इनविजिबल हो गया था, तो क्या उसे अंधा नहीं हो जाना चाहिए था? पर उसको सब दिख रहा था। मेरा सवाल बड़ा प्यारा है आपसे, मुझसे सवाल एक बच्चे ने पूछा था। आप सबको याद होगा ह्यूमन आई में ये हमारा रेटिना होता है, और जब लाइट रेस रेटिना पे मिलती है तो हमें इमेज दिखती है। लेकिन अब तो आपका रेटिना भी ट्रांसपेरेंट हो गया होगा, तो लाइट तो इससे भी पार हो जाएगी। तो फिर आपको दिखेगा कैसे? ग्रिफिन नाम था उसका। तो फिर आपको दिखेगा कैसे? ये सवाल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था 1-2 साल पहले, और बड़ा प्यारा सवाल था और आंसर है यस। तो यानी कि अगर आप इनविजिबल हो गए तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, सुनने में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ ईयर ड्रम की डेंसिटी, चलो सुनने वाला फैक्टर तो फिर भी ठीक है, सुनाई कुछ तो देगा क्योंकि ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, लेकिन दिखेगा कैसे आपको? हम्म ये चीज मुझे भी सताती थी। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन वापस आते हैं टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि इट एक्सप्लेन्स इनविजिबिलिटी। कैसे एक्सप्लेन करता है इनविजिबिलिटी को? आओ देखो, अगर n1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n2 हो जाए तो चीजें गायब हो जाती है ना, जो मैंने बताया। पर कैसे? 1/f का फॉर्मूला है n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब क्योंकि n1 और n2 लगभग बराबर हैं तो n2/n1 1 ही हो जाएगा, और अगर ये 1 हो गया तो 1 - 1 क्या होता है? 0। तो 1/f 0 हो गया। 1/f 0 का मतलब है पावर क्या हो गया? 0 हो गया। और पावर 0 का मतलब है नो बेंडिंग ऑफ लाइट। पावर 0 का मतलब है नो बेंडिंग ऑफ लाइट। और अगर लाइट बेंड नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनविजिबिलिटी कॉज हो जाएगी। अगर लाइट बेंड नहीं होगी तो इनविजिबिलिटी कॉज हो जाएगी। डन? अरे बोलो, ठीक है, डन है क्या? चलो अब बात करते हैं इसकी तीसरी और बड़ी ही प्यारी एप्लीकेशन की। मेरे इन तीनों में, क्योंकि ये तो चलो एक फिर भी एक ऐसा केस है इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है कोई, है ना, लेकिन इस वाले केस ने बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है रियल लाइफ में, और वो क्या है? और वो है कन्वेक्स लेंस बिहेविंग कनकेव और कनकेव लेंस बिहेविंग कन्वेक्स। ये क्या चीज है भाई? क्या कन्वेक्स लेंस कनकेव जैसा और कनकेव लेंस कन्वेक्स जैसा बिहेव कर सकता है? यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कन्वेक्स लेंस पे लाइट गिरे, क्या ऐसा हो सकता है कि कन्वेक्स लेंस पे लाइट गिरे और ये लाइट को फैला दे? सोचने में कितना अजीब लग रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कन्वेक्स लेंस पे लाइट गिरे और वो कन्वेक्स लेंस लाइट को फैला दे? सोचने में कितना अजीब लग रहा है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। और क्या ऐसा पॉसिबल, ये क्या ये क्या? हाँ, और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कनकेव लेंस पे लाइट गिरे और वो लाइट को इकट्ठा कर दे, फैलाने के बजाय इकट्ठा कर दे? कितना अजीब लग रहा है देखो, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं है। बट आंसर है हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आओ देखें। व्हेन अ कन्वेक्स लेंस is dipped in a liquid or medium, in a medium having higher refractive index than lens,
बिहेवियर चेंजेस। और यही सेम कनकेव के साथ भी होगा, सेम फॉर कनकेव। आप समझते हैं क्यों होगा ऐसा? देखो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक ऐसा लिक्विड पड़ा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लेंस के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। मान लो आपने एक लेंस बनाया और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है या 1.3 है, 1.2 वाले भी आते हैं, लेकिन आपने उसमें एक ऐसा लिक्विड डाल रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 से भी ज्यादा है। तो क्या होगा? तो बाहर का मीडियम डेंसर हो जाएगा और अंदर का रेयर। अभी तक क्या हो रहा था? बाहर का मीडियम रेयर था, बाहर का मीडियम रेयर था और अंदर का मीडियम डेंसर था। लेकिन उल्टा हो जाए कि आसपास का मीडियम लेंस के मीडियम से ज्यादा डेंसर हो जाए तो बिहेवियर उलट जाता है। ये कैसे होता है? आओ जरा समझें ये कैसे होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पे मैंने एक लिक्विड रखा है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लेंस के रिफ्रैक्टिव लिक्विड है, सॉलिड है, सॉलिड तो वैसे मुश्किल है, लेकिन इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ये हमारा लेंस है, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और बाहर का n1 है और इस बार n1 जो है वो ज्यादा है n2 से। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखो 1/f इज इक्वल टू n2 by n1 minus 1 by r1 minus 1 by r2, ये फॉर्मूला है। अब अभी तक क्या था? n2 n1 से बड़ा था तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आ रही थी और 1 से बड़े में से 1 माइनस करेंगे तो चीजें पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इस बार क्योंकि n1 n2 से क्या है? बड़ा है, तो क्या n2 अगर छोटा है n1 से तो क्या ये पूरा नेगेटिव आएगा? यानी 1/f इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू टाइम्स 1 by r1 minus 1 by r2, which basically means कि 1/f नेगेटिव आ रहा है, which basically means what? Which basically means कि जो भी आपकी फोकल लेंथ आनी थी उसका बिहेवियर उलट जाएगा। कैसे? अगर आपकी फोकल लेंथ प्लस होती थी तो यहाँ पे भी प्लस होता था तो आंसर प्लस आता था और आपका आंसर पॉजिटिव आता था। अगर आपकी फोकल लेंथ माइनस होती थी तो यहाँ पे प्लस होता था क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव होता था तो आपका आंसर माइनस आता था। लेकिन अब क्या होगा? अगर आपकी फोकल लेंथ प्लस है तो अब आपका आंसर माइनस में आएगा और अगर आपकी फोकल लेंथ माइनस है तो अब आपका आंसर प्लस में आएगा। यानी कि जो भी हो आपका 1/f जो भी हो आपकी जो पावर है वो नेगेटिव ऑफ एक्चुअल पावर हो जाएगी। आपकी जो पावर है वो नेगेटिव ऑफ एक्चुअल पावर हो जाएगी, व्हिच मींस कि अगर आपकी पावर पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अगर आप कनकेव लेंस थे तो आप कन्वेक्स बन जाओगे और कन्वेक्स थे तो कनकेव बन जाओगे। और अगर आप इस पे लाइट रे गिरी तो वो इकट्ठा होने के बजाय फैल जाएगी। अगर आप पे लाइट रे गिरी तो वो इकट्ठा होने के बजाय फैल जाएगी। अरे बोलो हाँ सर, अगर हमने इसको एक ऐसे मीडियम में डाला होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता लेकिन वो होता हवा से ज्यादा तो पावर कम हो जाती है ना, पावर कम हो जाती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव कब होगी? जब आसपास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए। बराबर हो जाएगा तो आप सबको पता है वो तो गायब ही हो जाएगा, वो तो यहाँ पढ़ लिया। पर अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये होगा, है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बच्चे ने चश्मा पहन रखा है, बड़ा गहरा सवाल है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने चश्मा पहन रखा होगा। अगर आप चश्मा पहन रखा हो और आप चश्मा पहन के पानी में चले जाते हैं, स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, वैसे कोई नहीं जाता पर मान लो चले जाते हैं, तो क्या आपका विजन खराब हो जाएगा? क्या आपका विजन ब्लर हो जाएगा? यस और नो? क्या आपका विजन, क्या आपकी नजर ब्लर हो जाएगी? यस और नो? हाँ। क्या जीरो डायोप्टर वाला लेंस आता है? क्या आता है ना, जो धूप के चश्मे होते हैं, नॉर्मल शोबाजी के चश्मे होते हैं, वो जीरो पावर के होते हैं। अरे बताओ यार, अरे बताओ यार। यस, ऑब्वियस बात है। यस, क्यों? क्योंकि आप पहले आपका चश्मा बनाया गया था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट से बनाया गया था। आपका जो चश्मा बनाया गया था वो हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट से बनाया गया था। जब आपका चश्मा बनाया गया होगा तो वहां पे जो n1 रखा गया होगा वो अप्रोक्सीमेटली और उसके हिसाब से आपका चश्मा बनाया गया होगा। लेकिन पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से फोकल लेंथ और पावर बिगड़ जाएगी और आपका विजन ब्लर हो जाएगा। यस, मे बी यस नहीं, हाँ यस, ठीक है, ओके ओके। एसी रूम में हो जाता है, वो तो धुंधला हो जाता है ना बेटा। क्या यार तुम लोग पता नहीं यार मजाक में लिखते हो या सीरियसली लिखते हो, अब वो तो अलग बात है ना यार, वो तो अलग बात है यार। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ बेटा लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला की हमारे पास आ गई है 3 एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन लेंस बनाने में काम आता है, दूसरा ये इनविजिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, तीसरा ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे बिहेवियर बदल जाता है ना, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए सेम आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। आगे अभी कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, नो अभी के लिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। हाँ स्विमिंग वाले चश्मे कौन से होते हैं? वो चश्मे थोड़ी ना होते हैं। स्विमिंग गॉगल्स कह रहे हो क्या? वो तो पानी को आंख में जाने से रोकते हैं ना, वो तो प्लेन ग्लास होता है बेटा। हाँ ठीक है, अरे बोलो डन है क्या? व्हाइल वेयरिंग मास्क ग्लास फॉगी हो जाते हैं, हाँ क्योंकि हमारी भाप निकलती है ना मुंह से, वो बाहर नहीं जा पाती, सीधा ऊपर जाती है। सर्दियों में होता है अक्सर ये, क्योंकि आप मुंह से हवा निकालते हो गर्म होती है, बाहर आते ही ठंडी होती है, कंडेंस हो जाती है सारे वाटर, वो वहाँ कहाँ चलेगा, सेक्टर का टॉपिक थोड़ी है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हमें ना मेजरली जो 2 टॉपिक्स और पढ़ने हैं वो है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और एक पढ़ना है प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म जिसकी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम आज बात करेंगे अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। ये भी एक एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन की और ये डेरिवेशन है और इसका न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। रियल डेप्थ वर्सेस अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ वर्सेस अपैरेंट डेप्थ, ये क्या चक्कर है? आप सबको पता है, अगर हम किसी भी समुद्र किनारे, किसी भी स्विमिंग पूल, समुद्र किनारे तो खैर छोड़ देते हैं बिकॉज़ समुद्र तो बहुत गहरा होता है, सॉरी, किसी भी स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हुए हैं और हम पानी को देखते हैं ऐसे टेढ़ा होकर, स्विमिंग पूल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो मुझे उसकी जो गहराई है वो कम दिखती है, यस और नो? लेकिन जब आप पूल के अंदर जाते हो तो आपको महसूस होता है कि अरे गहराई तो बहुत ज्यादा है, मैं तो डूब गया, मैं तो मर गया। लेकिन बाहर से आपको देखने में लगता है कि गहराई बहुत कम है, बिकॉज बाहर से देखने में गहराई कम लगती क्यों है हम पढ़ेंगे, बट ऑब्वियस बात है रीजन है रिफ्रैक्शन। कितनी कम लगती है ये हम डिराइव करेंगे आज।
कम लगती है, ये तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है। कितनी कम लगती है, इसको हम डिराइव करेंगे। तो आज हम रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में रिलेशन निकालने वाले, एक डेरिवेशन करने वाले। मुझे वॉशरूम जाना है, आपकी इजाजत हो तो नहीं जा सकते, डायपर पहन के बैठा करो प्लीज। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इसकी गहराई है वो ये, इसकी एक्चुअल गहराई तो ये, यहां से एक लाइट रे निकली और जो भी लाइट रे परपेंडिकुलर निकलती हैं वो तो चली जाती हैं सीधा, वो चली जाती हैं सीधा। तो यहां से एक लाइट रे निकली और सीधी ऊपर चली गई, लेकिन जो भी लाइट रे टेढ़ी निकलेगी वो तो रिफ्रैक्शन करेगी। यहां पे बनाएंगे एक नॉर्मल, ये नॉर्मल है, थोड़ा जान के मैंने इसको बड़ा बनाया है। ठीक है, तो बताओ अगर अंदर पानी है तो अंदर हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और बाहर हमारे पास एक रेयर मीडियम है। तो लाइट कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल? तो आंसर है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज़ जा रही है डेंसर से रेयर। और अगर ऐसा है कि लाइट रे बेंड, अगर लाइट रे को यहां जाना चाहिए था लेकिन लाइट रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो गई, लाइट रे बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब वहां से बाहर से देखने वाले को तो लगेगा ये लाइट रे ऐसे आई है, मतलब कि यहां कहीं पे मिली। बाहर से देखने वाले को, बाहर से देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट रे तो यहां से आई है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट रे तो, जहां मैं लाल रंग से मार्क कर रहा हूं, ये एक्चुअल पॉइंट है। और बाहर से आने वाले को लगेगा कि भैया लाइट रे तो यहां से आई है। तो जो गहराई ये थी वो उसको यहां नजर आएगी, जो गहराई ये थी वो उसको यहां नजर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये गहराई सबके अलग अलग हो सकती है, बिकॉज़ आप कितने एंगल से देख रहे हो, पानी की डेंसिटी क्या है, पानी में नमक ज्यादा होगा डेंसिटी बदल जाएगी, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेबलिंग कर रहे हो। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, ये एंगल हमारे पास आर आ गया। मैं पूरा डायग्राम बना लूं, फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए। यार ये गंदी बात लगती है बस मुझे यार, ये अंदर वाला क्यों नहीं चौड़ा होगा, तब है समझ जाओगे आप। ठीक है, अगर ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल अगर आ रहा है, ये हमारे पास पैरेलल है, तो क्या ये कहना सही है कि ये वाला एंगल भी हमारे पास आर हो जाएगा? अच्छा, ये एंगल आई है, ये अगर पैरेलल है और ये काट दिया, तो ये और ये वाला एंगल दोनों बराबर, तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा। इसको नाम देते हैं ओ, इसको देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको देते हैं सी। मैं पहले डायग्राम बना दूं, ठीक है। जो ओ बी है हमारे पास, ओ बी वो हमारी रियल डेप्थ है, और जो ए बी है हमारी वो हमारी एपेरेंट डेप्थ है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है n2 होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लेते हैं और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेते हैं। मन में कोई भी सवाल है तो पूछ लो, मन में कोई भी सवाल तो पूछ लो। हाँ, परपेंडिकुलर लाइट रे बिना बेंड हुए के पास हो गई, एलकेजी का सवाल। अगर ये एक मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, कोई भी है, ये नॉर्मल है, यहाँ गई, एंगल आई कितना है, 0। अब साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है, तो अगर एंगल आई 0 है तो आर को भी 0 होना होगा ना, तो लाइट चली जाएगी सीधा। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चे का सवाल है, अगर हम देखें ही पानी को एकदम परपेंडिकुलरली तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता चलेगा, बिकॉज परपेंडिकुलरली देखोगे तो लाइट सीधा, लेकिन अगर आप साइड में खड़े होकर देखोगे तो डेप्थ का फर्क आएगा, ऑब्वियस बात है। हाँ, कोई सवाल? ये वाला एंगल आई कैसे हुआ? अरे यार क्या बोलते हैं इसको, बताओ ना। ये अगर नॉर्मल है, ये अगर एक और रे है, ये और ये, अब ये काटा इसने, तो ये वाला एंगल अगर आई है तो ये भी तो आई हो गया। क्या बोलते हैं इनको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस यस यस, ठीक है, ओके। और कोई सवाल? और कोई सवाल? परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे बेटा, कैसे देखेंगे? क्या सवाल? बाल्टी को ऊपर से देख लो ऐसे, ये बाल्टी है, बाल्टी बाल्टी को देख लो ऐसे, ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, देख लो ऐसे। बोला अमी को, कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक है, चल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इनको, क्यों बोलते हैं यार तुम? ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं वैसे, हाँ ठीक है, चलो। अब हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, ओबी और एबी, यानी रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन निकालना है। शुरू हो जाए, ठीक है, कहते शुरू हो जाए भैया। शुरुआत मुझे क्या याद है? मुझे शुरुआत ये याद है कि मैं सबसे पहले जो ये एंगल आई और एंगल आर है, इनके साइन कंपोनेंट्स निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आई और आर की वैल्यू को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। ये मुझे फ्लो याद है, बाकी क्या होगा अपने आप होगा, ठीक है, आपको भी ऐसे फ्लो याद रखना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल ओबीसी, इन ट्राइंगल ओबीसी ट्राइंगल में ये जो साइन आई है, ये आई है, ये आई कैसे हो गया शो नहीं करना आपको, ठीक है, सीधा बस डायग्राम बनाना है। जो साइन आई है, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ये आई है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? बीसी हो गया, ईसी हो गया, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? ओसी हो गया, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? ओसी हो गया। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब आ जाओ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल पे आ जाओ? एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, साइन आर निकाल लो। साइन आर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर फिर से बीसी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास एसी है, दोनों कर दो डिवाइड, दोनों कर दो डिवाइड, या फिर कह दो कि मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया, एक ही बात है ना, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। चलो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन पे, बहुत देर से कोई सवाल नहीं पूछा है। साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? n1 by n2 होगा या n2 by n1 होगा? साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? n1 by n2 होगा या n2 by n1 होगा? साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? n1 by n2 होगा या n2 by n1 होगा? गलती मत करना इस बार। n2 by n1 वाले गए। n देखो भाई कितनी बार मैंने प्यार से समझाया, एक बार नहीं 40 बार समझाया चैप्टर में। जब आप साइन आई बाय साइन आर करते हो, अगर आपने इसको आई माना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर उसका आएगा जिसमें आप जा रहे हो, आप जा 1 में रहे हो, फिर कोई मिस्टेक कर रहे हो, पूरी डेरिवेशन गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। n2 by n1 कैसे आएगा यार? n1 में जा रहे हो आप, तो n1 by n2 आएगा ना, सिंपल सी लॉजिकल बात है। जहां जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है अगर आप साइन आई बाय साइन आर लगा रहे हो तो। हां, अगर आप v1 by v2 लगा रहे हो तो मैटर नहीं करता, n1 by n2 = v2 by v1 होगा या n2 by n1 = v1, तो वो तो उल्टा है। लेकिन साइन आई बाय साइन आर में तो आप जहां जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लगाना होगा। ठीक है, अब साइन आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा? bc अपॉन में oc, और साइन आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? bc अपॉन में ac, जो कि ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n1 अपॉन में n2, bc से bc कैंसिल हो गया, ac अपॉन में oc = n1 अपॉन में n2। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूँ आपसे, ये जो दोनों लाइट रेज हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइट रे एक इंसान की आंख में एक साथ जानी चाहिए ना? अरे यार, तो इसके लिए जो एक्चुअल डायग्राम होगा, जो एक्चुअल डायग्राम होगा वो कैसा होगा? ये अगर एक बाल्टी है और अगर यहाँ पे पानी है और यहाँ पे एक इंसान की आंख है, ठीक है ना, ये इंसान की आंख है, ओ माय गॉड क्या प्यारी आंख बनाई है, इस आंख को देख के तो कोई भी मदहोश हो जाए। चलो, ब्लू आइज बनाए, ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दिया मैंने। चल भाओ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि दोनों लाइट रे इंसान, और तो इंसान का प्यूपिल इतना बड़ा नहीं होता, ये तो मुझे किसी जानवर की आंख लग रही है, बट फिर भी चलो ठीक है, अगर आप इस आंख से देख रहे हो तो एक लाइट रे ऐसे जानी चाहिए। अब अगर एक लाइट रे ऐसे जानी चाहिए तो दूसरी लाइट रे अगर ऐसे गई तो वो लाइट रे तो आंख में जाएगी नहीं ना, वो लाइट रे तो आंख में जाएगी नहीं। तो इसके लिए जो दूसरी लाइट रे है उसको तो बहुत ज्यादा पास होना पड़ेगा, उसको तो बहुत ज्यादा पास होना पड़ेगा। अरे यस और नो? उसको तो बहुत ज्यादा पास होना पड़ेगा। यस, अरे उसको तो बहुत ज्यादा पास होना, अरे यार बताओ ना, यस और नो? उसको तो बहुत ज्यादा पास होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये भले ही डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये जो दो लाइट रेज हैं, ये जो दो लाइट रेज निकली, ये इतनी दूर है नहीं। अगर मैं बहुत ज्यादा पास बनाता, अगर मैं इस लाइट रे को ऐसे बनाता, ऐसे ओहो ऐसे बनाता, तो डायग्राम दिखता ही नहीं। अगर मैं इस लाइट रे को ऐसे बनाता तो डायग्राम दिखता ही नहीं, इसीलिए हमने ऐसे बनाया, बट एक्चुअली में तो ऐसे है। और अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OB है और ये जो OC है वो लगभग बराबर होंगे, बिकॉज वो पैरेलल है। अरे भैया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो OC है वो लगभग लगभग OB के बराबर होगा, जो OC है वो लगभग लगभग OB के बराबर होगा, और ऐसे ही जो AC है वो लगभग लगभग AB के बराबर होगा। अरे बोलो भाई, हाँ। और अगर ऐसा है तो मैं AC की जगह लिख सकता हूं AB, मैं AC की जगह लिख सकता हूं, AC की जगह लिख सकता हूं AB, और OC की जगह लिख सकता हूं OB, जो कि बराबर आ गया N1 by N2 के, जो कि बराबर आ गया N1 by N2 के। अब AB क्या है बता दो मुझे? AB है एपेरेंट डेप्थ, AB है एपेरेंट डेप्थ, और OB क्या है बता दो मुझे? OB है रियल डेप्थ, OB है रियल डेप्थ। और N1 by N2 मुझे पसंद नहीं आ रहा, N1 by N2 मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं पसंद आ रहा? आपको आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा। मैं बताऊं क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं इसको लिखना चाहता हूं NR, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे इस N1 को नीचे लेके आना होगा। अब ये N2 by N1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहां से मुझे मिल गया एपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन में NR। तो यहां से मेरे पास एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आ जाता है रियल डेप्थ अपॉन में NR। मुबारक हो, मुबारक हो। यानी कि जो आपकी एपेरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ के हमेशा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स होगी। अब अगर मान लो आपकी रियल डेप्थ 30 सेंटीमीटर है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे बोल रहा हूं मैं अभी के लिए, लगभग लगभग मान लो 1.5 है, ऐसा मान लेते हैं। तो जो आपको असली डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर, जो आपको नकली डेप्थ दिखेगी वो कितनी दिखेगी? जो आपको नकली डेप्थ है वो कितनी दिखेगी? तो आंसर है 20 सेंटीमीटर दिखेगी। असली डेप्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो आपको जो डेप्थ है वो 20 दिखेगी। वहीं पे अगर मान लो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है तो ये बढ़ जाएगी, 20 के ऊपर 25 26 जो भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द ओनली पॉइंट इज कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आंसर है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। डन है। यहाँ पे एक और चीज करते हैं, फिर चलो ऐसा करेंगे, 1.5 घंटा हो गया, फिर मैं 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, रो मत। लेकिन पहले एक और चीज कर लेते हैं इससे रिलेटेड।
तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया हमें कितनी डेप्थ दिखती है, लेकिन एग्जाम में डेप्थ के साथ साथ शिफ्ट भी आता है कि कितना डेप्थ में शिफ्ट आया। ठीक है, यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है कि डेप्थ में कितना शिफ्ट आया। समझो, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है कि कितना कितना जो डेप्थ है वो ऊपर खिसकी। तो क्या नॉर्मल शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि पहले BO थी, अब BA है, तो कितने का शिफ्ट आया? OA का आया, है ना। तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है रियल शिफ्ट, सॉरी रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। कितना शिफ्ट हुई इमेज? पहले O पे बननी चाहिए थी, अब A पे बनी है, तो कितना शिफ्ट हुई है? OA। कितना शिफ्ट हुई है? OA। तो डायग्राम के हिसाब से ये तो OA है। कैसे निकालेंगे नॉर्मल शिफ्ट को? तो यहां से निकालते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है इमेज कितना ऊपर खिसकी है। O से A गई है तो OA खिसक गई है। रियल डेप्थ में से अगर आप रियल डेप्थ में से यानी अगर आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दोगे, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दोगे। तो कैसे बनाऊं? यहां आ गया मेरे पास रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ को मैं लिख सकता हूं रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से मुझे मिलेगा नॉर्मल शिफ्ट। इसमें से मैंने रियल डेप्थ को कॉमन ले लिया। अगर मैं रियल डेप्थ को कॉमन लेता हूं तो यहां मुझे मिल जाएगा NR माइनस 1 बाय NR। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया नॉर्मल शिफ्ट का कि मेरी जो डेप्थ है वो कितनी शिफ्ट हुई, मेरी जो डेप्थ है वो कितनी शिफ्ट हुई। यस, डन है। ओके ओके, पक्की बात। मन में कोई सवाल चल रहा है इससे रिलेटेड तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज TIR या फिर प्रिज्म। दोनों में से कोई एक कर लेंगे, मतलब दोनों ही करेंगे आज, लेकिन पहले कोई एक कर लेंगे ना। दोनों ही कनेक्टेड नहीं है, मतलब दोनों में ऑब्वियस बात है बेसिक बेसिक रिफ्रैक्शन आना चाहिए, बट इनसे आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मन में कोई सवाल? हाँ जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पॉल्यूशन से भी अफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। और कभी कभार तो इतना ज्यादा अफेक्ट होता है पॉल्यूशन से कि बेटा जो हवा है वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है, तो वहां तो फिर रिफ्रैक्शन से ज्यादा स्कैटरिंग होने लग जाती है, तभी तो फॉग वगैरह में आर पार का दिखना मुश्किल हो जाता है। लेटरल शिफ्ट थोड़ा अलग है। लेटरल शिफ्ट स्लैब में होता है ना। लेटरल शिफ्ट स्लैब में होता है। ये 2018-19 तक हमारे सिलेबस में लेटरल शिफ्ट भी था, लेकिन लेटरल शिफ्ट हटा दिया गया सिलेबस से। लेटरल शिफ्ट अलग चीज थी बेटा, वो तो स्लैब में होता था। सर लाइट रे नीचे से कैसे आ रही है? नीचे से कैसे आ रही है बेटा? नीचे जो फ्लोर है, सूरज की किरणें अंदर गई, अब अंदर की किरणें रिफ्लेक्ट करके बाहर आ रही है ना, तो हमारे लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, भले ही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है ना बेटा, ऑब्जेक्ट से आ रही है। हाँ, ऑब्जेक्ट से आ रही है। यस, हाँ बिल्कुल। जानवी जी का सवाल है कि अगर बाहर से अंदर देख रहे हैं तो डेप्थ कम लग रही है, तो अंदर से बाहर देखेंगे तो क्या ज्यादा लगेगी? यस। और यही एक सवाल भी है PYQs में कि मछली जब बाहर देखती है तो उसको आपकी हाइट ज्यादा क्यों लगती है? वो हम PYQs में करेंगे, बट इसका उल्टा है। अगर आप अंदर देख रहे हो तो आपको ये छोटा लग रहा है, बट मछली आपको खड़ा हुआ देखेगी तो वो कहेगी अरे भाई साहब ये तो बड़ा विशाल काय 8 फुट 9 फुट का इंसान है। जब पानी में जाओगे अबे चल बे तू तो 4 फीट का 5 फीट का, तो ऐसा होगा क्योंकि वो कम लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा बट कम होगा। हाँ ठीक है ओके। सर V नॉट तो पॉजिटिव है बट फॉर्मूले में U को नेगेटिव लिया है। नहीं नहीं, वो साइन कन्वेंशन डाल के लिए, साइन कन्वेंशन डालने के बाद दोबारा साइन कन्वेंशन डालेंगे। आई होप आप लेंस मेकर फॉर्मूला में पूछ रहे थे। ठीक है डन। चलो अब यहाँ पे हम तो अगला टॉपिक शुरू करने से पहले आपको 5-10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं और नए टॉपिक पे आएंगे। 2 टॉपिक हमें आज और करना है, एक है TIR और एक है प्रिज्म। टाइम बच गया तो तीसरा भी शुरू कर देंगे, लग नहीं बचेगा, और दोनों ही क्लासिक टॉपिक है, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक, जल्दी से जो करना है कर लो, नहाना है धोना है जो भी करना है।